हमें ज़्यादातर सेना वाना की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है, वंदना गुप्ता ने BA B.Ed किया है अब तो हाउसवाइफ शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने कहा ने जो है होम मेकर आप होम मेकर सरकारी वकील बनने की इच्छा कहाँ से जागृत हो? ये भी इच्छा है पापा की। जवाब दावे में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, किन आधारों पर हम टेम्पररी इंजेक्शन मांगते हैं? तो प्राइमा फेसी केस सुविधा का संतुलन और इरिवर्सिबल इंजरी, किन स्थितियों में अस्थायी व्यादेश प्रदान किया जाता है? जब मेरिट पे डिसाइड होगी। तो कमीशन की प्रक्रिया है, मौखिक नवैयत की गवाह जो है आने की स्थिति में नहीं है, उनके घर पे जाके या फिर कोई क्रॉस एग्जामिन करते हैं। तो निष्पादन की जो प्रक्रिया, न्यायिक अवमानना क्या है? अगर जब भी किराएदारी प्रारंभ करें वो एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। श्रम न्यायालय के भी मामले आपके पास आते हैं? हाँ, वो और प्रत्येक जिले से एक एक मेंबर होना चाहिए और जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं बहुत नॉमिनल होना चाहिए जिससे कि उनके ऊपर भार ना पड़े। किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक बेहतर वकील बनने की? अध्ययन बहुत ज़रूरी है, दूसरा ये कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, जीवन के जिस भी क्षेत्र में व्यक्ति कार्य करता है, आम जनमानस उसका अवलोकन करता है। वकालत का भी क्षेत्र जो है इसी तरह का है। आम जनमानस का जो सपोर्ट मिलता है उससे एक अधिवक्ता उत्साहित होकर न्याय निर्णयन में बेहतर सहयोग करता है। आज हमारे साथ युवा अधिवक्ता विजय कुमार गुप्ता जी, जो जिला शासकीय अधिवक्ता हैं दीवानी के गोरखपुर सिविल कोर्ट में। तो आज हम जानेंगे कि किस तरह से एक शासकीय अधिवक्ता कार्य करता है, उसके बारे में हम जानेंगे और गुप्ता जी के जीवन वृत्त पर भी हम जानेंगे और भी तमाम बातें होंगी। तो विजय जी, आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये चाहूँगा कि आप अपने माता पिता के बारे में बताएं, अपना जन्म स्थान जो आपका है उसके बारे में बताएं और जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई, इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को आप बताएं। माँ मेरी हाउसवाइफ थी, राजेश्वरी गुप्ता। वो 2012 में उनकी कैंसर से मृत्यु हो गई। अच्छा। और पिताजी हमारे सबको बहुत रिनाउंड लॉयर यहाँ के हैं, श्री मुकुंद लाल गुप्ता जी। और उनके छत्र छाया में जो है काफ़ी हमने सीखा हुआ है। आज भी हमको काफ़ी बैकिंग देते हैं वो किसी भी संकट के समय में। बिल्कुल। आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कहाँ से हुई? प्रारंभिक शिक्षा हमारी प्राइमरी तो हमने यहाँ ही गोरखपुर में ही कार्मल स्कूल में पढ़ा है। जब बच्चे कार्मल स्कूल कोविड था उसी समय हमने वहाँ पे क्लास 5 तक पढ़ा है। फिर उसके बाद हाई स्कूल मेरा यानी रेलवे बॉयज़ इंटर कॉलेज में हाई स्कूल और इंटर मैंने कंप्लीट किया है। जन्म स्थान हमारा यहीं गोरखपुर में ही है। अच्छा। सदर में यही सिविल हॉस्पिटल में। मतलब इसी बिंदवासी नगर मोहल्ले में ही? नहीं, तब हम लोग वहाँ रहते थे लालडिगी पर। अच्छा। शेषपुर लालडिगी पर रहते थे। ट्विंस है, हमारी एक सिस्टर भी है। अच्छा, जुड़वा हैं दोनों लोग? अच्छा। तो उन्होंने भी लॉ किया था, उन्होंने यूनिवर्सिटी सेकेंड टॉप किया था। अच्छा। अपने समय में प्रीति गुप्ता नाम है, इस समय वो नागपुर में है। अच्छा। मैरिड है वो। स्नातक हमारा BCom था, ये इस्लामिया इंटर कॉलेज में हमने दाखिला लिया था। अच्छा। विधि स्नातक मेरा 1999-2000 में कंप्लीट हुई है। अच्छा। और सेंट एड्यूस से हमने किया। चूँकि पापा रेगुलर जाते थे तो उनके साथ 95 से ही बैठना शुरू कर दिए थे चैम्बर में। अच्छा। और पापा की इच्छा थी कि जुडिशरी में आए हम, लेकिन प्रयास किया करते रहे, नहीं आया। कुल मिलाकर के आपकी पापा की इच्छा थी कि आप वकील बने रहे हैं और आपने उनकी इच्छा का सम्मान किया। आपके पिताजी चूँकि ऑलरेडी पहले से जो है विधि व्यवसाय में थे और जाने माने अधिवक्ता हैं, तो इसलिए आपको उन्हीं के सानिध्य में आपने वकालत भी शुरू किया। जी। बाकी और कोई तो सीनियर आपका था नहीं? हमारे साथ आपके पिताजी ही थे ना? पिताजी थे। अच्छा, तो आपके पिताजी सिविल के पूरा लॉयर? हाँ, सिविल लॉयर। तो आपने सिविल ही किया? सिविल ही किया। अच्छा, तो आपकी शादी कब हुई? शादी सन 2002 में हुई है। अच्छा, अप्रैल 2002। अच्छा, तो आपकी पत्नी हाउसवाइफ हैं? हाउसवाइफ है, पढ़ी लिखी हाउसवाइफ है। अच्छा,
मतलब शिक्षा BA B.Ed किया है अब मैंने। तो हाउस वाइफ शब्द को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, जो है होम मेकर आप हाँ, कहिए। होम मेकर अब होम मेकर है। घर की सारी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर है। अच्छा 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 अच्छा। क्या नाम है आपकी पत्नी का? वंदना गुप्ता नाम। अच्छा, वंदना गुप्ता हैं आपकी पत्नी। और पढ़ाई उन्होंने कहाँ तक किया है? BA B.Ed किया ना। अच्छा अच्छा अच्छा। BA मतलब B.Ed यहीं से किया है, BA अब बनारस से किया मैंने। अच्छा अच्छा। तो ससुराल आपकी बनारस में है? ससुराल बनारस में। अच्छा, बच्चे कितने हैं? 3 बच्चे हैं। अच्छा। 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है। अच्छा। आप लोग, आप जैसे आपने बताया कि आप ट्विंस हैं, तो 2 ही आप, एक भाई और एक बहन है और कोई भाई नहीं, है? और हमसे बड़े भी हैं। अच्छा, आप कितने भाई और बहन हैं? हमको लेके एक भाई और हैं, बड़े भाई हमसे मेरे ख्याल से 1969 का उनका बर्थ है। अच्छा, बड़े हैं। और 3 बहनें हैं हमारी। अच्छा, 2 भाई और 3 बहनें? हाँ, 2 हमको लेके 2 भाई। अच्छा अच्छा। मतलब 5 लोग टोटल है। अच्छा अच्छा अच्छा। यानी 3 बहनें और 2 भाई। 2 भाई। यानी 5 लोग हैं ना। आप अपने पिता की 5 संतान हैं। 5 संतान हैं। आपका नंबर किस पर है? हम चौथे नंबर पे हैं। अच्छा, आप चौथे नंबर पर, यानी अपने पिता की 5 संतानों में आप चौथे नंबर पर हैं। आपसे छोटी एक बहन है? हाँ, वो 15-20 मिनट छोटी है। अच्छा, मतलब वो चौथे पर दोनों लोग हैं। अच्छा, चलिए, बड़ा अच्छा। चूँकि आपको एक ऐसा माहौल मिला जहाँ वकालत रची बसी थी। हाँ। पैदा होते ही आप उस माहौल में जो है हाँ। पले बढ़े, तो इसलिए जो है एक बेहतर आपको वातावरण मिला वकालत का। तो आप अपने पिताजी के साथ लगातार वकालत आप करते रहे। इस समय आप जिला शासकीय अधिवक्ता जी दीवानी हैं। जी। तो जिला शासकीय अधिवक्ता की तरफ रुझान कैसे हो गया आपका? सरकारी वकील बनने की इच्छा कहाँ से जागृत हो गई? ये भी इच्छा है पापा की ही है। अच्छा। फादर की इच्छा है, यही है। चूँकि वो देखते थे मेहनत, हम चूँकि बचपन से ही हम पापा को देखते थे, इसी लॉ फील्ड में इतना मेहनत किया उन्होंने, उसी की देखा उनको फॉलो करते हुए हम लोग भी मेहनत करते आए। तो इतना मतलब जानकारी भी हमको भी हो गया। और पापा किसी क्लाइंट को डील करते थे तो हमको एज अ टीच करने के लिए ही वो डील करते थे। जैसे कि उसको जो भी एडवाइस दे, जो भी राय दे, तो हमको भी उससे, हम बगल में बैठे थे, सुनते रहते थे, और उससे हमको काफ़ी शिक्षा मिला। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस स्थिति में जो है अच्छी जानकारी भी होने लगी हमको। तो हमने सोचा कि ये बहुत कम है अभी, और शासकीय अधिवक्ता में मतलब आने पर ये फील्ड और बढ़ जाती है, और भी एक्ट वगैरह जानकारी होने लगती है। पापा ने हमको बताया ये चीज़। अच्छा अच्छा अच्छा। जो आप बता रहे हैं कि बड़ा व्यापक क्षेत्र हो जाता है जब हम गवर्नमेंट काउंसिल होते हैं दीवानी के क्षेत्र में। जी। तो कौन कौन से क्षेत्र हैं फिर, हम बताइए आप। इसमें तो एक तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम भी आती है इसमें। अच्छा। फूड एक्ट के संबंध में ये हमारे जिला जज साहब जो हैं ट्रिब्यूनल हैं इसके। अच्छा। तो फूड से संबंधित जो भी मामला आता है, अच्छा, वो सिविल में आने लगा है। पहले फूड सुरक्षा के संबंध में आती थी, CGM कोर्ट में आती थी वो। अच्छा अच्छा, मजिस्ट्रेट के यहाँ आते हाँ, थे। तो उसमें चीरा वगैरह सब बयान सब होती थी। लेकिन अब ये ट्रिब्यूनल आ गई है, यहाँ अपील आती है। इसकी जो कंप्लेंट फाइल होती है वो ADM सिटी को, ADM को फाइल होती है। ADM के यहाँ होते हैं। तो ADM के ऑर्डर के खिलाफ यहाँ अपील फाइल होती है ट्रिब्यूनल में। तो फूड सुरक्षा के संबंध में जो भी मामले आएंगे तो हमारे पास आते हैं। अच्छा। सरकार की तरफ से हमको रिफंड करना रहता है। तो ये भी जो है सिर्फ गोरखपुर नहीं है, देवरिया, बस्ती, गोंडा, आसपास के जितने भी हैं सब आते हैं इस कमिश्नरी में। पूरा कमिश्नरी आती है? कमिश्नरी आ जाती है। अच्छा। एक ये फील्ड है। दूसरा भू अर्जन का, उसका ट्रिब्यूनल अलग हो गया है। ये भी जो है कमिश्नरी पूरा मंडल आ जाता है, गोरखपुर मंडल आ जाती है इसमें। अच्छा अच्छा। तो जितने भी अधिग्रहण वगैरह संबंधित मामले आते हैं तो यहाँ पर रेफरेंस दाखिल होती है भू अर्जन को, तो वो भी हमको देखना रहता है। और इसके अलावा सर्विस मैटर भी आती है। अभिमत मत के लिए सर्विस मैटर के संबंध में आती है DM साहब को वहाँ से, या फिर कहीं से भी, किसी विभाग से, PWD से आ जाती है। हर जगह से कोई भी सर्विस मैटर के संबंध में अभिमत लेना होता है तो आती है हमारे पास। अच्छा, यानी फूड आ गया, आपका जो है कमर्शियल भू अर्जन आ गया, और कमर्शियल डिस्प्यूट भी आपके यहाँ? कमर्शियल डिस्प्यूट भी है हमारे यहाँ, वो भी ट्रिब्यूनल है हमारे पास।
हमारे न्यायालय में। तो ये भी कॉन्ट्रैक्ट के संबंध में आती है, जो स्टेट के खिलाफ जितने भी अवार्ड वगैरह होती है, अच्छा, उसको सेटिस्फाइड करने के लिए हम लोग 34 में सेक्शन 34 में आते हैं आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर में। तो यहाँ उसको सेटिस्फाइड करने के लिए आती है, तो वो हम लोग वो डिफेंड करते हैं, और ये उसके खिलाफ एग्जीक्यूशन फाइल होती है, उसमें भी डिफेंड करते हैं हम लोग। अच्छा अच्छा। तो ये कमर्शियल हो गया। फिर रेंट कंट्रोल एक्ट में तो ये तो ज़्यादातर प्राइवेट मामले ही आते हैं। अच्छा, सरकार के बहुत कम आते हैं इसमें। अब तो एक्ट भी बदल गई है, अब दूसरी एक्ट आ गई है, तो अब जो जितनी नई फाइलिंग होगी तो वो एडीएम के वहाँ ही होती है। अच्छा, अब वो नए एक्ट के अनुसार एडीएम सिटी के वहाँ हो रही है वो। अच्छा, कोई भी दावा दाखिल एडीएम सिटी के यहाँ होगा? रेंट कंट्रोल हमारे वहाँ उसकी रिवीजन आएगा। रिवीजन आता है जिला जज के यहाँ? डिस्ट्रिक्ट जज को आएगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और बाकी जो दीवानी मामले हैं वो तो है ही हैं आपके पास? हाँ, दीवानी मामले, यानी दीवानी मामलों के अलावा जो डीजीसी सिविल है, वो दीवानी मामलों के अलावा रेंट कंट्रोल, लैंड एक्विजिशन, कमर्शियल, फूड एक्ट, एमएससीटी भी आती है। अच्छा, एमएससीटी की भी प्रतिरक्षा करते हैं? हाँ, एमएससीटी वाली आती है। अच्छा, और फोरम के भी कुछ मामले आ जाते हैं। अच्छा, कंज्यूमर फोरम प्रोटेक्शन एक्ट के संबंध में आ जाती है। श्रम न्यायालय का भी आता होगा? श्रम न्यायालय भी आ जाती है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर के हमें लगता है कि सरकार जिसमें भी पक्षकार हो वो मामला आपके पास सीधे आता है। अच्छा, डीजीसी जो है, जैसे फौजदारी में देखा जाता है, जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी है, तो वहाँ तो एक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी है, और बाकी जो उनके जो एडिशनल हैं एडीजीसी हैं, तो तमाम सारी संख्या उनकी होती है, और वो एडीजे कोर्ट में ही वो प्रतिरक्षा करते हैं। वो अभियोजन की वकालत उनकी एडीजे कोर्ट में और डीजे कोर्ट में ही होती है। आपके यहाँ की क्या स्थिति है? हमारे वहाँ तो हर कोर्ट देखनी है हम लोगों को दौड़ दौड़ के। अच्छा, आप स्टेट कोर्ट में भी जाएंगे? हाँ, सिविल जज जरूरत पड़ेगा वहाँ जाएंगे, सीनियर डिवीज़न में भी जाएंगे, जूनियर डिवीज़न में भी जाएंगे, और डिस्ट्रिक्ट जज एडीजे कोर्ट में जाएंगे। सब जगह जाते हैं। अच्छा, ट्रिब्यूनल में भी जाना रहता है, हर जगह अपीयरेंस देना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे एडीजीसी साहब हैं, वो कहीं वो जाते हैं, कहीं हम जाते हैं। तो आपके पास कितने जो है एडीजीसी हैं? हमारे पास तो एक ही एडीजीसी है। अच्छा, एक हम है, और 2 पद स्पेशल काउंसिल का खाली है। अच्छा अच्छा। अभी वो भरा नहीं है। तो आपकी जो आउटलाइन कोर्ट है वहाँ जो है एडीजीसी बैठते हैं कि बास गांव वाले तो सब डीजीसी बैठते हैं? चूँकि प्रतिरक्षा की अधिकांशतः प्रतिरक्षा के ही मामले आपके पास आते होंगे। प्रतिरक्षा के जाते हैं, डिफेंस, क्योंकि बाद दाखिल शायद ही बहुत कम होते होंगे। स्टेट द्वारा तो कम दाखिल होते हैं। अच्छा, बहुत ज़रूरी होता है तो परमिशन लेकर के शासन से दाखिल किया। हाँ, तो प्रतिरक्षा पर अगर हम बात करते हैं, तो अगर कोई जवाबदेही हम जवाब दाखिल करते हैं, या कोई भी अधिवक्ता जवाबदेही, मान लीजिए आप सरकारी अधिवक्ता हैं, लेकिन कोई भी अधिवक्ता जब सिविल में जब वो WS फाइल करता है, तो किसी भी जवाब दावे में या जवाबदेही में किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? सबसे बड़ा तो जो हम प्लीडिंग ले रहे हैं अपनी जवाबदेही में, वो हम पुख्ता सोच करके उसको प्लीडिंग ले लें, जो उसके संबंध में एविडेंस हमारे पास हो। बिल्कुल। और हर प्लीडिंग को एविडेंस से ही कनेक्ट करना पड़ता है। बिल्कुल। और वही हमें डिफेंस आगे जाके दिलाता है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, जैसे इसमें होता है ना कि डिनायल पर बड़ा जो है फोकस होता है, जो हम डिनाई करते हैं। अच्छा। और अगर मान के चलते हैं कि हाँ ये डिनाई करना सही है, तो डिनाई किया जाता है उसको। अच्छा। और वो हमारा आगे जाके एडमिशन वही होता है, और हमको साबित भी करना पड़ता है अगर डिनाई किए हैं तो किस लिए डिनाई किए हैं, क्यों डिनाई किया है। अच्छा। तो उसके लिए जो है प्रॉपर प्लीडिंग में आने चाहिए बात। अगर डिनाई किया तो फैक्ट उसके नीचे आना चाहिए कि क्यों डिनाई इसको कर रहे हैं, उसका कारण होना चाहिए। उसका कारण होना चाहिए। जो अतिरिक्त कथन होते हैं उसमें वो सारी बातें आती हैं, सारी बातें आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे अस्थाई व्यादेश और अस्थाई व्यादेश, तो अक्सर जो टेम्प्रेरी इंजंक्शन जैसे ही दावा दाखिल होता है तो टेम्प्रेरी इंजंक्शन की मांग होती है अधिकांशतः मामलों में। तो टेम्प्रेरी इंजंक्शन का जो आधार होता है, किन आधारों पर हम टेम्प्रेरी इंजंक्शन मांगते हैं, क्या कहेंगे आप? जो अस्थाई व्यादेश टेम्प्रेरी इंजंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है 3 इसमें
टर्म्स होते हैं जो पूरा होना चाहिए। अच्छा। उसमें होता है एक तो प्राइमा फेसी केस होना चाहिए कि हम जो कह कर आ रहे हैं वो वास्तव में सही है। दूसरा, जो सुविधा का संतुलन होना चाहिए कि अच्छा। हम मालिक हैं, हम कब्जा है, हमें साबित करना है इस बात को। और वो चीज़ हम अपने प्लीडिंग में कह कर आएंगे कि यहाँ कैसे हम मालिक हैं, किसके माध्यम से प्रॉपर्टी हमको मिला, अब कैसे हम मालिक हैं। और कब्जा भी हमें अपने बता के आना पड़ेगा कि कब्जे में हम हैं, तो साबित करना पड़ेगा कि कब्जे में हम हैं। इसके संबंध में पेपर्स वगैरह उसमें रहता है। दूसरा, अपूर्ण क्षति बताना अच्छा, पड़ेगा। इर्रिपरेबल इंजरी हमको बताना पड़ेगा कि अगर इतना ही हमको नहीं मिला तो हमको कितना इंजरी हो सकती है, ये चीज़ हमको प्रूफ करना पड़ेगा कोर्ट में। तो तीनों टर्म्स अगर कंप्लीट होंगे तभी इतना ही हमको मिलेगी। अच्छा, तो जो ये तो टेम्प्रोरी इंजेक्शन है, तो अस्थाई व्यादेश की स्थिति क्या होती है? किन स्थितियों में अस्थाई व्यादेश प्रदान किया जाता है? अस्थाई व्यादेश तो रिलीफ जो हम मांगते हैं स्थायी रूप से मांगते हैं। अच्छा। जैसे परमानेंट इंजेक्शन, परपेचुअल इंजेक्शन, परमानेंट इंजेक्शन वो रिलीफ होती है। जैसे दावा हम करते हैं तो जो अंतोष मांगते हैं, अच्छा, उसमें इम्तनाई का अंतोष मांगते हैं, वो स्थायी रूप से दिया जाता है। जो अगर यानी जब वो डिसाइड होगा हमारा दावा, जब मेरिट पे डिसाइड होगी तो वो हमें इम्तनाई मिलेगा, तब हमें परमानेंट इंजेक्शन मिलेगा, डिग्री होगी। अच्छा, मुकदमे के दौरान जो मिलता है वो टेम्प्रेरी इंजेक्शन। अच्छा। नहीं, ये जो हमारे दर्शक हैं ना, वो उनको जो बड़ा क्लेरिफाई करना होता है, क्योंकि दर्शक हमारा देखता है, तमाम सारे लड़के होते हैं जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, तो उनको वो क्लेरिफिकेशन उनके लिए जो है बड़ा ज़रूरी होता है। अच्छा, ये बताइए कि जो कमीशन की प्रक्रिया है, कमीशन जारी होते हैं, तो किन किन मामलों में कमीशन जारी होते हैं? क्या है उद्देश्य कमीशन जारी करने का? कमीशन तो जनरली हम लोग एप्लीकेशन दे करके अगर कोर्ट अलाउ कर देती है, मौका मुआयना के लिए कोई अमीन कोर्ट से जाते हैं। अच्छा, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ इस पॉइंट पर कमीशन इशू करके मौके के संबंध में कोई रिपोर्ट मंगवा लेनी चाहिए, अच्छा, तो वो दरख्वास्त अलाउ करती है कोर्ट, अच्छा, समझ करके। और अमीन भी जाते हैं मौके पर, और कोई विवादित स्थल है तो उसके संबंध में रिपोर्ट देते हैं कि क्या क्या निर्माण है, क्या चौहद्दी है, क्या पैमाइश उसकी है। और कभी कभी प्लॉटिंग के संबंध में भी, जैसे अराजी नंबर है तो उसको प्लॉट करें, अच्छा, प्रतिवादी का किधर है, वादी का किधर है, तो उसको प्लॉट करके बतावें तो वाकई में विवाद उस संबंध में है कि नहीं है। तो ये जनरली रिपोर्ट कोर्ट को असिस्ट करने के लिए होता है। अच्छा, तो ये कमीशन मतलब ये मौके की जो नवैयत है, मौके की नवैयत है, उसको जानने के लिए कमीशन कोर्ट जारी करती है। लेकिन कमीशन उस स्थिति में भी जारी किया जाता है, जैसे मान लीजिए कि कोई साक्षी अगर न्यायालय में नहीं आ रहा है, नहीं आने की स्थिति में है, तो उसके बयान, उसके जिरह भी जो है कमीशन पर होते हैं। हाँ, अगर कोई गवाह जो है आने की स्थिति में नहीं है, बीमार है, तो दरख्वास्त दे करके कोर्ट अगर स्वीकार करती है तो कमीशन जारी होते हैं कोर्ट से। अच्छा, वो उनके घर पे जाके या फिर कोई जगह तय होती है, वहाँ जा कर के उनका क्रॉस एग्जामिन करते हैं। अच्छा, गवाह का। अब अगर हम निष्पादन की बात करें तो निष्पादन की जो प्रक्रिया है वो कब शुरू की जाती है? कि आदेश का प्रवर्तन जो है किसी वादी का जो डिग्री हो जाती है, तो डिग्री में दिए समय के बाद एक समय दिया जाता है कि हाँ फला को इस तारीख तक, इस समय तक विवादित मकान से पर कब्जा दखल वादी को दे दिया जाए। तो उस डिग्री के समय जब ख़त्म हो जाती है, जैसे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो उसके बाद वो निष्पादन की कार्रवाई कर सकता है। वो 1 महीना 2 महीना जो दिया जाता है वो अपील में या रिवीजन दाखिल करने के लिए दिया जाता है। अच्छा, उस समय अगर उस दौरान नहीं करते हैं तब तक वो निष्पादन कार्रवाई कर सकते हैं उसके समय। अगर अपील उसके बाद भी होती है तो निष्पादन तो पहले समय ख़त्म होते ही कर सकते हैं वो। अगर अपीलेट कोर्ट ने उसको निष्पादन की कार्रवाई या ऑपरेशन में डिग्री रोका नहीं है तो निष्पादन कार्रवाई आगे बढ़ सकती है, नहीं तो वो ऐसे ही एज इट इज़ चलता रहेगा जब तक अपील डिसाइड नहीं हो जाएगा। अच्छा, न्यायिक अवमानना क्या है, अगर मैं ये जानना चाहूँ आपसे? टेम्प्रेरी इंजेक्शन में अक्सर देखा जाता है कि जिसमें तत्काल जो है जो इंजेक्शन ग्रांट करती है न्यायालय, उसका अनुपालन अगर विपक्षी नहीं करता है तब तो उसके अगेंस्ट न्यायिक अवमानना दाखिल हो सकती है। उसी कोर्ट में हो सकती है। उसको
बताना पड़ेगा कि सोर्स देना पड़ेगा कि कैसे इसको जो है जानकारी हुई इसके संबंध में, और ये कंटेंट की प्रक्रिया में आता है। अच्छा 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 अच्छा, जैसे आपने कहा कि रेंट कंट्रोल एक्ट भी आप लोग देखते हैं, तो जो मामले आते हैं किराएदारी के मामले जो आते हैं, तो क्या स्थिति है इसमें? जैसे एक किराएदार को या एक मकान मालिक को अपना मकान किराए पर देते समय या एक किराएदार को कोई मकान किराए पर लेते समय किन किन बातों की सावधानी रखनी चाहिए, क्या कहेंगे आप? पहली बात तो डिस्प्यूट तो हमेशा अराइज रहता है किराएदार और मकान मालिक के बीच में, और हम तो ये कहना चाहेंगे कि जो है ये लोग जब भी किराएदारी प्रारंभ करें एग्रीमेंट कराएं, और वो एग्रीमेंट भी रजिस्टर्ड होना चाहिए। अच्छा अच्छा, हाँ, और रजिस्टर्ड एग्रीमेंट होनी चाहिए। उसमें जो बातें तय हों उसी अनुसार किराएदार कार्रवाई करता रहे, और कानून के हिसाब से जो है बिल्कुल उसका अनुपालन अगर होता रहे तो हमें लगता है कि विवाद कम जो है अनुपालन करता रहे, और विवाद उत्पन्न होने में स्थिति कम रहती है उस समय। और जब भी किराया वगैरह के संबंध में उसके द्वारा कोई डिले किया जाता है, तो मकान मालिक को पूरा अधिकार है कि वो नोटिस देकर बेदखली का दावा करके वो अपना कर सकता है दावा। अच्छा, तो एक किराएदार को ये साबित करने के लिए किराएदारी, उसमें सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज जो पंजीकृत जो इकरारनामा है वही है? इकरारनामा है, रसीदें हैं, अगर रसीद किराए की रसीद मिलती है उससे भी पता चल जाएगा, और नगर निगम असेसमेंट में उसका नाम होगा बतौर किराएदार, वो भी उससे किराएदार और मकान मालिक का रिलेशनशिप साबित हो जाएगा। अच्छा, मतलब रिलेशनशिप साबित करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि रजिस्टर्ड एग्रीमेंट ही हो, वह कोई भी अगर कुछ भी अगर ये दस्तावेज होनी चाहिए, दस्तावेज होना चाहिए जो है। अगर उसकी सहमति कहीं से भी दिखती है तो ये मान लिया जाएगा कि किराएदार और मालिक का संबंध है। अच्छा अच्छा अच्छा, श्रम न्यायालय के भी मामले आपके पास आते हैं? हाँ, वो जनरली सर्विस मैटर के संबंध में होती है। अच्छा अच्छा, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट में है और भी कई मैटर है, उसकी अपीलें हमारे एडीजे कोटे में आती हैं, श्रम न्यायालय की अपील वगैरह। तो सरकार के अगेंस्ट अगर कोई मामला है तो उसकी प्रतिरक्षा आप करते हैं? हाँ। और जो आपके जो लैंड एक्विजिशन की जो बात आपने कहा, तो भूमि अधिग्रहण जो होता है, तो भूमि अधिग्रहण के सारे मामले आपके यहाँ आते हैं या अपील आती है, क्या है उसमें व्यवस्था? रेफरेंस आती है हमारे वहाँ। अच्छा, रेफरेंस आती है, रेफरेंस की अपील हाई कोर्ट में होती है। अच्छा, हमारे वहाँ रेफरेंस आता है, और आर्बिट्रेशन डीएम साहब को वहाँ आती है। अच्छा, आर्बिट्रेशन होगी, फिर उसके बाद अपील फिर डिस्ट्रिक्ट जज को भी आती है। अच्छा, दो अर्जन के मामले में। अच्छा, तो ये बताइए कि जैसे सरकार का ये प्रयास रहता है कि जो मुकदमों की संख्या है जो तेज़ी से बढ़ रही है, सर्वोच्च न्यायालय का भी ये प्रयास है किस तरह से मामले जल्दी से जल्दी डिसाइड हो, क्योंकि दीवानी मामलों में अक्सर देखा जाता है कि वो डिले होती है, पुस्त दर पुस्त जो है मामले चलते रहते हैं। तो एक सरकार के प्लीडर होने के नाते ये भी तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि हम जो है जो पेंडेंसी है उसको डिस्पोज आप हम करें, जो है जल्दी से जल्दी जो है उस मामले का निस्तारण हम कराना सुनिश्चित करें। तो किस तरह से इस दिशा में आप कार्य करते हैं? पहले तो हम देखते हैं कि मतलब जिसमें जो फाइलें हैं जो डिले होने वाली हैं, तो उसमें थोड़ा जल्दी करने का प्रयास करते हैं, गवाही वह जल्दी हो जाए। अच्छा, अपीलें जो बहस से ही डिसाइड हो जाएंगी, अपील में हम कोशिश करते हैं कि वो जल्दी डिसाइड हो जाए। खाली बहस करके उसमें अपीलांट जो है अगर हाजिर हो जाता है कोर्ट में, चाहता है कि हाँ भैया बहस करा के उसको ख़त्म कराया जाए, तो उसको ख़त्म कराते हैं हम लोग। तो अपीलें ज़्यादातर हम जल्दी ख़त्म कराते रहते हैं। जैसे फूड एक्ट की अपीलें आती हैं, अच्छा, उसको हम बहस करके ज़्यादा डेट उसको लटकाते नहीं हैं। दूसरा आबकारी वाला भी हमारे उसमें आता है, सिविल में आता है, आबकारी की रेगुलर सिविल अपील में आती है,
तो वो भी हम 1-2 डेट को ही उसको निपटारा कर देते हैं, बहस करके ख़त्म करा देते हैं। अच्छा। और जो मेरिट की केसेस होते हैं, जैसे ओरिजिनल सूट्स की इंजेक्शन सूट आई, कुछ भी आई, तो उसको भी प्रयास किया जाता है कि वैसे तो ज़्यादातर हाई कोर्ट डायरेक्शन वाले फाइलें आ जाती हैं, तो अच्छा, उसको तो प्रयास ही किया जाता है कि जल्दी जल्दी ख़त्म करा दिया जाए। तो हमारी तरफ से और ADGC साहब की तरफ से तो काफ़ी प्रयास किया जाता है कि जितनी जल्दी निपटारा कराया जाए। उसके अलावा हाई कोर्ट से तो एक्शन प्लान की फाइलें चलती ही हैं, तो उस पर भी ध्यान दिया जाता है। अच्छा। तो मतलब जो बहुलता है, बाद की जो बहुलता है, उसके निस्तारण में आप लोग अपनी भूमिका का निर्वहन करते हैं। पूरा किया जाता है और उसमें कोई कोताही नहीं किया जाता है। जहाँ लगता है कि हाँ इसको निपटारा करा देना चाहिए, ख़त्म कराना चाहिए, तो उसको तुरंत बहस करा के फिर निपटारा। बिल्कुल बिल्कुल, ये दायित्व तो है ना ये। चलिए, बहुत अच्छा। तमाम विषयों पर हम लोगों ने बात किया है। अगर मैं थोड़ा सा, जैसे एक सवाल मैं सबसे पूछता हूँ अधिवक्ताओं के संबंध में, कि जैसे उत्तर प्रदेश बार काउंसिल में इस समय 25 सदस्य चुन के जाते हैं और वर्तमान में उत्तर प्रदेश में 75 ज़िले हो गए, तो प्रत्येक ज़िले से बार काउंसिल का सदस्य चुन के जाए, ये व्यवस्था हो। और जो नए लड़के आते हैं अधिवक्ता के रूप में, जो पंजीकरण कराने आते हैं, उनका पंजीकरण मुफ्त हो या नॉमिनल फीस में हो, इसके संबंध में आपका क्या विचार है? नहीं, सही विचार है। इसके संबंध में तो सबको प्रयास करना चाहिए और प्रत्येक ज़िले से एक मेंबर होना चाहिए बार काउंसिल में, जिससे कि वहाँ पर क्या स्टेटस चल रही है सबको जानकारी रहे। बिल्कुल बिल्कुल, हर जिले का मतलब बेहतर प्रतिनिधित्व हो सके। हाँ, उससे तभी तो हो पाएगा बेहतर प्रतिनिधित्व। और जो नए अधिवक्ता आ रहे हैं, इनको तो एक पर्टिकुलर स्टाइपेंड भी इनका फिक्स कर देना चाहिए कि ये मेहनत करें, ताकि इसका मन लगेगा, मनोबल बढ़ेगा। बिल्कुल। और ये बार काउंसिल की तरफ से मिलना चाहिए इनको। बिल्कुल बिल्कुल। पंजीकरण राशि जो है, वो कम होनी चाहिए, क्यों, या मुफ्त होनी चाहिए? कुछ कम कर दें और क्या, तो बिल्कुल नॉमिनल होना चाहिए, बहुत नॉमिनल होना चाहिए, जिससे कि उनके ऊपर भार ना पड़े। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अगर मैं आपसे थोड़ा सा सामाजिक जीवन पर अगर मैं बात करूं या पारिवारिक जीवन पर अगर मैं बात करूं, तो जैसे चूँकि जब अपनी खुद की प्रैक्टिस कोई एक अधिवक्ता करता है, तो वह अपने कार्य के हिसाब से अपने समय का निर्धारण कर लेता है। और जब आप सरकार की वकालत करते हैं, तो किस तरह से आप अपने आप को एडजस्ट करते हैं? सरकार के जितने केसेस आते हैं, उसको मतलब एक तरफ से वर्कलोड बहुत ज़्यादा हुआ है। हर फील्ड में कुछ ना कुछ करना ही करना है। ड्राफ्टिंग वगैरह का काम भी रहता है, यहाँ तक हाई कोर्ट की रिट वगैरह की ड्राफ्टिंग भी आ जाती है मेरे पास कभी कभी। अच्छा। तो वो भी नैरेटिव वगैरह ड्राफ्ट करने के लिए आ जाती है, तो वर्कलोड तो बहुत ज़्यादा है। तो हम अपने आप को एडजस्ट करते हैं किसी तरह। और कभी कभी विभाग के लोग भी आ जाते हैं, तो हम ज़्यादा वेट नहीं कराना चाहते किसी को। जिसको जो काम पड़ता है अपना आके बताता है, हम उनका काम भी करने का प्रयास करने का आश्वासन दे करके उनको छुट्टी कर देते हैं और अपने हिसाब से काम करते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। तो वर्कलोड तो वैसे भी, अब पिताजी का भी अपना प्रैक्टिस है, तो वो उनका भी कुछ काम वगैरह प्राइवेट वगैरह देखते हैं। तो मिला जुला करके दिन भर तो मेरा खाली इसी में चला जाता है। तो पिताजी तो अब जो है, हमें लगता है कि चूँकि उम्र उनकी अधिक हो गई है, तो उनका आना जाना न्यायालय में कम ही होता होगा। हाँ, नहीं, अब तो कम आते हैं। वो कभी कभी मूड करता है तो ले आते हैं उनको कोर्ट में। अच्छा। लेकिन काम तो उनका अभी भी चल रहा है। प्राइवेट वाला काम जो है उनका हम ही लोग देखते हैं, तो इस वजह से वो भी देखना और सरकार वाला भी देखना, तो दिन भर मेरा तो इसी में। तो इन सब बाध्यताओं को देखते हुए या वर्कलोड को देखते हुए परिवार में, अपने बच्चों में, अपनी पत्नी के बीच जो है समय, अपने मतलब परिवार में किस तरह से आप समय दे पाते हैं? अब वो छुट्टियों में हम थोड़ा अपना प्लानिंग कर लेते हैं कि सरकार वाला जितना काम रहता है वो पहले निपटा लेते हैं, जिससे कि छुट्टी में हम कोई हर्डल ना। अच्छा, मतलब छुट्टियों में परिवार के साथ पूरा विधिवत समय देते हैं आप, इसका मतलब? छुट्टियों में नहीं, बिल्कुल होना भी चाहिए, जो है ये दायित्व है और उस दायित्व का निर्वहन कोई पेंडिंग केस नहीं रखते हैं अपने पास, जिससे कि छुट्टी आराम से बीते मेरा। अच्छा, तो आप मान लीजिए सरकारी वकील हैं, लेकिन आपने वकालत तो अपने पिताजी के सानिध्य में शुरू किया। जी जी। और आप आज इस पद पर पहुँचे हैं,
तो कोई भी एक लड़का जो वकालत शुरू करता है उसको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए एक बेहतर वकील बनने के लिए? सबसे बड़ी बात तो ये है कि अध्ययन बहुत ज़रूरी है नए अधिवक्ता के लिए। जितना ज़्यादा अध्ययन करेंगे उतना उनको तरीका पता चलेगा कि हम कैसे मुकदमा लड़ें, कैसे डिफेंड करें। और जितनी अच्छी अच्छी रूलिंग आई है, माने सुप्रीम कोर्ट की, माने हाई कोर्ट की, उसमें पूरा अंदर तक उसका फैक्ट पढ़े। उसका फैक्ट पढ़ने के बाद ही पता चल पाएगा कि क्या किस दिशा में हमको जाना है और क्या स्टैंड हमको लेना है उस केस में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत हमने अपने पिताजी से सीखा है। उन्होंने ही हमको हमेशा कहते थे पढ़ते रहो तभी पता चल पाएगा, ऐसे नहीं कर पाओगे तुम। तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, समय देना पड़ेगा उसके लिए, ऐसे नहीं हो पाएगा। उसके लिए प्रॉपर समय दें और अध्ययन करें, पहला चीज़। दूसरा ये कि पंक्चुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आप 2 दिन 3 दिन अगर कोर्ट नहीं पहुँचे, नागा कर दिए, तो आप 2-3 दिन पीछे हो जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज़रूरी है कि आप रेगुलर प्रैक्टिस में भी रहें और अध्ययन भी करते रहें। बिल्कुल। सक्सेसफुल रहने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। बिल्कुल। अच्छा ये बताइए कि आप जो है, आपका जो शौक़ था बचपन में, जो शौक़ रहे हैं वो क्या रहे हैं? हम तो क्रिकेट वगैरह खेलते थे अपने बचपन के दोस्तों के साथ। अच्छा, क्रिकेट शौक़ रहा है? हाँ, क्रिकेट शौक़ रहा है। तो अब तो इस समय क्रिकेट अब तो एकदम नहीं खेल पाते एकदम समय नहीं मिलता है। अच्छा। खाली तो साहित्य वगैरह प्रति बचपन की कोई कहानी, कविता वगैरह कुछ याद है कि नहीं? कविताएं जो बचपन में आप पढ़ते थे? याद नहीं है अभी। अक्सर विद्यालयों में या कुंदेन दुत्सार हार धौला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणा वर्णन पंडित करा या श्वेत पद्मासना हैं, ये प्रार्थना जो है, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रवृत्ति देवई सदा वंदिता सामम पास सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा करके ये सब प्रार्थनाएं होती थी ना। जो है वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावें। ये जो प्रार्थनाएं जो है, ये बचपन में ये जो प्रार्थना की जो आदत होती है, वो उसके जो शब्द होते हैं वो जीवन को एक दिशा प्रदान करते हैं, एक बेहतर दिशा प्रदान करते हैं। जी। और अच्छा, कोई भी साहित्य हो, कोई भी लाइन हो, जीवन को आगे बढ़ाने में उसकी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। फिल्म वगैरह देखते थे आप बचपन में? फिल्म देखने का शौक़? फिल्मों का शौक़ था। हमें ज़्यादातर सेना वाना की फिल्में ज़्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा। जैसे बॉर्डर की मूवी, ये सब है। अच्छा। इस तरह का फौजी वाला में अच्छा लगता था। पहले एक सीरियल आता था फौजी करके, वो भी हमने देखा, दूरदर्शन पर आती थी। वो सब हमको बड़ा मोटिवेट करता था। जैसे काश हम फौज में होते, ये होते तो बड़ा उससे हम बिल्कुल बहुत उसकी हमारे जीवन में छाप छोड़ दिया उसे। जितने भी फौज का मूवी वगैरह था वो सब देखते थे। यानी देशभक्ति फिल्में और देशभक्ति सीरियल, ये जो है मतलब राष्ट्र की जो भक्ति है, देशभक्ति के प्रति जो है शुरू से हमारा जो है थोड़ा सा देश प्रेम ज़्यादा रहा है। तो उस तरह का मूवी वगैरह हम देखते थे, सीरियल वगैरह देखते थे, आज भी देखते हैं। बिल्कुल देश के लिए तो जो है अगर राष्ट्र प्रेम है व्यक्ति के अंदर तो ये तो बहुत बड़ी चीज़ होती है ना, क्योंकि जिस देश में हम रहते हैं तो उसके प्रति कृतज्ञ तो होना ही चाहिए। कृतज्ञता और जानकारी होती है कैसे कैसे लोगों ने बलिदान दिया देश के लिए। मतलब इस तरह का जो है काफ़ी हम लोग को सीख देता है सब। बिल्कुल। और हम हमारे आने वाली पीढ़ियाँ भी इस पर काफ़ी ध्यान दे तो अच्छा है। बिल्कुल। अच्छा, जो ईश्वर आस्था है उसको आप कितना महत्व देते हैं? तो रोज़ पूजा करते हैं, हमारा 15-20 मिनट का पूजा होता है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि ईश्वर के प्रति जो आस्था होती है, ये माना जाता है कि अगर हम ईश्वर के प्रति चिंतनशील हैं तो हम कभी नकारात्मक दिशा में नहीं जाते हैं। हमेशा वो जो शक्ति है, ईश्वरीय शक्ति है, वो सकारात्मक दिशा में हमें ले जाती है। क्योंकि सारी व्यवस्था जो चल रही है उन्हीं के वो उसी उन्हीं कृपा से चल रही है। कृपा से चल रही है।
बिल्कुल। चलिए, बहुत अच्छा जो है बहुत दिनों से जो है इच्छा थी कि आपसे हमारी बातचीत हो, टल रहा था। आज समय मिला और हम लोगों ने बातचीत किया। निश्चित रूप से ये बातचीत हमारे दर्शकों को पसंद आएगी जो है, तो बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। बातचीत का सिलसिला तो जैसे मान लीजिए कि अब बताया कि विधि का क्षेत्र इतना व्यापक है कि इस पर अनवरत बातें हो सकती हैं। बिल्कुल। लेकिन एक समय की परिधि है और उस समय की परिधि में ही व्यक्ति की स्वतंत्रता है। तो चलिए, बड़ा अच्छा हुआ। दर्शकों, आपने देखा कि विजय कुमार गुप्ता जी ने बहुत बेहतर तरीके से अपनी बात को रखा। चूँकि आप जिला शासकीय अधिवक्ता हैं और दीवानी मामलों के, तो किस तरह से शासकीय अधिवक्ता के रूप में जो आपका कार्य है उसके बारे में आपने बताया। विधि के तमाम सिद्धांतों पर आपसे बात हुई, तमाम विधानों पर आपसे बात हुई और भी तमाम सारे छुए अनछुए पहलुओं पर बातचीत हुई। निश्चित रूप से ये बातचीत आपको पसंद आई होगी। गुप्ता जी, आपने अपना अमूल्य समय दिया और हमसे बातचीत किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद।